हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी तृतीय प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होती है उसके सिलेबस के अनुसार पार्ट बी विज्ञान तकनीकी जन स्वास्थ्य, जिसमें इकाई 2 आती है कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित। इसमें अभी हम कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी, इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा बहुत मिसलिश जो विविध वाला पोर्शन होता है, ऐसे कि सुपर कंप्यूटर भी आ जाता है इसमें, तो ऐसे डीएनए कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह है ना, और क्वांटम कंप्यूटर, ये टॉपिक बचे हैं। इसके बाद मेमोरी चालू हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे मेमोरी वाला भी पोर्शन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इससे पहले कि कोशिश हो कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन इज़ वन ऑफ द की। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। तो बहुत ही चंद मिनटों में जो 2 दिन का पढ़ा है उसको तुरंत रिवीजन करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूटर की प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी से। तो इसमें जो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था, कंप्यूट शब्द से निकला हुआ है। परिभाषा 2 होती हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। नॉर्मल परिभाषा तो एक परिभाषा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रसंस्करण के द्वारा उपयोगकर्ताओं को ये उपयोगी सूचनाएं प्रदान करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि स्वचालित मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक तर्कपूर्ण गणना यानी लॉजिकल गणनाओं के लिए इनका उपयोग होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। कार्य प्रणाली में इसमें इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आता है। और अगला होता है इसके घटक, 3 घटक हो जाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा हो जाता है। विशेषताओं में गति होती है, तीव्र गति से कार्य करता है। शुद्धता, बहुत शुद्ध होता है, अरबों गणनाएं करने में कोई गलती नहीं करता है। गोपनीयता, पासवर्ड का उपयोग करते हैं। स्वचालित, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो चलता रहेगा अपने आप, कोई मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च भंडारण क्षमता, कंप्यूटर की आंकड़ों में सूचना ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। स्थायी भंडारण क्षमता होती है इसमें। परमानेंट मेमोरी, पेन ड्राइव वगैरह ये सब आजकल बहुत उपयोग होती है, एसडी वगैरह। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है। विविधता, कई प्रकार के अपन काम कर सकते हैं कंप्यूटर पर। सोचने की क्षमता, कम लागत और कर्मठता, बोरिंग थोड़ी होता है कंप्यूटर। विश्वसनीय, विश्वास पात्र होता है। कंप्यूटर के प्रकार भी देखे थे, जैसे कि अपने उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर और इसका अनुप्रयोग के एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन इनको कि आकार के आधार से रिवीजन देखते हैं इसका। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर 70 में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का खोज हो जाती है और कंप्यूटर प्रणाली बन जाती है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए होने लगते हैं। डेस्क या ब्रीफ केस में रख सकते हैं। आकार में छोटे और कीमत में भी सस्ते होते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर सकते हैं, इसलिए इनको पीसी कहा जाता है। ठीक है, और उनमें एक ही व्यक्ति उपयोग कर सकता है, एक ही सीपीयू का उपयोग होता है। संगणन क्षमता भी सीमित होती है। डेस्कटॉप, लैपटॉप ये सब उपयोग होते हैं। वर्क स्टेशन होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के समान ही होते हैं लेकिन अधिक शक्तिशाली होते हैं इसकी तुलना में, है ना। और इनके गुण होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के जैसे ही होते हैं। इसमें भी सिंगल यूजर और सिंगल सीपीयू ही काम करता है, मिनी कंप्यूटर के समान ही काम करते हैं। मिनी कंप्यूटर को देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर थोड़ा डेवलप होते हैं अपेक्षाकृत, है ना, तुलना में भी बड़े होते हैं। ज़्यादातर छोटी या मध्यम कंपनियों में इनका इस्तेमाल होता है। 5 से 200 तक कंप्यूटर इसमें इस्तेमाल होते हैं और 1 से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। इसका मतलब 1 से अधिक सीपीयू भी इसमें लगाए जाते हैं। आरक्षण प्रणाली वगैरह ऐसी जगह पे इनका इस्तेमाल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। भंडारण क्षमता भी इनसे ज़्यादा होती है और तीव्रता से भी मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा काम करते हैं। 24 घंटे एक काम कर सकते हैं मेन फ्रेम, और लाखों छोटी बड़ी गणनाएं कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, सरकारी विभाग, सेंट्रल कंप्यूटर जो हब होता है इसकी तरह इसका मेन फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर 500 फ्लॉप्स की क्षमता से कार्य करने वाले, 1 सेकंड में अरबों की गणना करने वाले कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के पर ये कार्य करता है। एक सीपीयू होता है, उसमें अनेक एएलयू होते हैं जो उसके पार्ट होते हैं और प्रत्येक एएलयू का अलग अलग कार्य होता है।
और समानांतर में कार्य करते हैं, यानी इसमें बहुत सारे प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे रहते हैं, इसलिए समांतर प्रक्रिया भी कहते हैं इसको। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न, जैसे कि अपन बात करें वैज्ञानिक, है ना, और भविष्यों की भविष्यवाणी, खोज वगैरह के लिए तो इनमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी जटिल गणना जो होती है उच्च कोटि की, वहाँ पर इनका सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। भारत का परम सुपर कंप्यूटर परम सीरीज़ के बहुत पॉपुलर रहेगा। क्रे हो गया, नेक हो गए, इसके उदाहरण हो जाते हैं। अगला बात करें अपन क्या बोलते हैं, उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर हैं, उद्देश्य का एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। एनालॉग में सीधा एनालॉग सिग्नल का उपयोग करते हैं, जहाँ पर हम भौतिक मात्राओं की बात करते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, है ना। इनकी कार्य क्षमता तीव्र होती है, संग्रहण क्षमता इनकी नहीं होती है, कम है ना। और विज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह, वोल्टमीटर, थर्मोमीटर, है ना, सामान्य घड़ी होती है, एनालॉग घड़ी, उसमें इस्तेमाल होता है। वोल्टमीटर में, डिजिटल मीटर में डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है अपना सार का डिजिटल तकनीक। डिजिटल का मतलब होता है 0 1 को प्रदर्शित कर किया जाता है ना, 0 1 के रूप में। और अगला है इसमें 0 1 के रूप में, है ना। परिणाम में शुद्ध होते हैं, आंकड़ों को संग्रहित कर सकते हैं ये, लेकिन स्पीड में कम होते हैं ना, कम तीव्र होते हैं, है ना। और अगला होता है हाइब्रिड, यानी दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। ये तो हाइब्रिड में, है ना, ये यानी स्पीड में भी तेज होते हैं और परिणाम में भी शुद्ध होते हैं। हॉस्पिटल में डिवाइस वगैरह लगी रहती है। सामान्य उद्देश्य में, मतलब सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। यानी अपन सीधा वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, दस्तावेज तैयार करते हैं, छापते हैं, कार्ड वगैरह, है ना, गेम वगैरह खेलने, यहाँ पर सामान्य उद्देश्य होती है। विशिष्ट उद्देश्य में सीधा सा अपन रिसर्च वगैरह के लिए, वीडियो मिक्सिंग वगैरह के लिए, कंट्रोल, मेडिकल वगैरह, इसके लिए करते हैं अपन। विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर करते हैं, ये महंगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर वगैरह, मिनी कंप्यूटर इस कैटेगरी में आते हैं। पीढ़ियों के बारे में देखते हैं, तो कल अपन ने पीढ़ियों के से शुरुआत की थी, यानी अभी तक जो रिवीजन किया है वो परसों पढ़ा था, इससे पहली वाली क्लास में। और ये वाला है जो कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ हैं। प्रथम पीढ़ी निर्वात ट्यूब का वो होता है, मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज की होती है, मिली सेकेंड में इनकी गति होती है। मशीनी भाषा का प्रयोग, एनियक, यूनिवैक उदाहरण होते हैं। दूसरी पीढ़ी 40 से 59 चलती है, पहली वाली 59 से 65 दूसरी वाली चलती है। ट्रांजिस्टर का उपयोग बहुत ड्रास्टिक चेंज ला के आता है। चुंबकीय भंडारण क्षमता माइक्रो सेकेंड में, है ना। और तृतीय पीढ़ी में आईसी का उपयोग होता है। चुंबकीय टैप और भंडारण, डिस्क भंडारण होती है, नैनो सेकंड में स्पीड होती है इनकी। अगला है चौथी पीढ़ी में LSI VLSI का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी उपयोग होती है, पिको सेकंड में गति, और सी भाषा का उपयोग होने लगता है। IBM 44/341 और DEC 10 और स्टार 100 PUP 11 इस टाइप की उदाहरण होते हैं। पाँचवीं पीढ़ी 89 से अब तक चल रही ULSI मैग्नेटिक मेमोरी, इसमें अपन AI भी यूज़ करने लगते हैं। C++ इस टाइप की ये भाषाएँ होती हैं। थोड़ा और ब्रीफ में देखा था अपन ने, तो प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर है, इसमें इनपुट के रूप में पंच कार्ड, पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप इनका इस्तेमाल होता है। आउटपुट के लिए प्रिंटर के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऐसे अपन बैच ऑपरेटिंग पढ़ेंगे ना, ऐसे दूसरी पीढ़ी में जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसको भी आगे डीप में पढ़ेंगे, तो पंच कार्ड का उपयोग हो रहा था वहाँ पे। तो कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन मशीनी भाषा में दिए जाते हैं, जो लॉजिक सर्किट के में अपन वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते हैं। मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम। और प्रथम पीढ़ी की जो स्पीड होती थी मिली सेकंड में होती थी। ऊर्जा और आकार में बड़े होते थे। सीमाएं तो बहुत हैं, आकार में बड़े हो रहे हैं, विश्वसनीय नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, निर्वात नली का इसका उपयोग कर रहे हैं, AC की जरूरत पड़ती है, टूट फूट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कीमत भी बहुत ज़्यादा है, तो व्यवसायिक उत्पादन नहीं होता है, नियमित देखभाल की आवश्यकता पड़ती है इनको। ऐसे ENIAC, यूनिवैक वगैरह है। ENIAC है जॉन एकर्ट और जॉन माचले ने बनाया था, ठीक है, 1940 में, है ना। ये कई गुना आज के जो कंप्यूटर है ENIAC से कई गुना शक्तिशाली है, हालांकि उस दौरान की बात थी, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल का ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, 50 में इसका निर्माण हुआ था। आंकड़े और अनुदेशों को सुरक्षित रखना शुरू हो गया था, और तब तक आंकड़े जल्दी से पहुंच जाते थे। और लाभ यही था कि कंप्यूटर द्वारा स्वयं तर्कसंगत निर्णय लिया जा सकता था। एडवैक में, एडसेक में एक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है इसमें। 49 में मॉरिस बिल्किस के द्वारा इसका विकसित किया गया था। यूनिवैक ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, अकाउंटिंग के द्वारा इसका इस्तेमाल जॉन एकर्ट और माचले के द्वारा इसको तैयार किया गया था, और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन था। दूसरी पीढ़ी की बात करें 59 से 65 तक चलता है। पंच कार्ड के रूप में इनपुट और आउटपुट, प्रिंटर के रूप में। इसमें बहुत बड़ा चेंज था कि निर्वात नली की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं अपन, ठीक है। ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से हल्के हो गए और कम विद्युत की खपत होने की गति भी तीव्र हो जाती है और गलतियां भी कम होने लगती हैं। माइक्रो सेकंड में इसकी गति हो जाती है। अब इसका ट्रांजिस्टर का आविष्कार पता है
BM शॉकली बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें। ब्रेटन और बार्टिन ने इसकी 47 में इनको ट्रांजिस्टर को बनाया था। चुंबकीय भंडारण के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं अपन, मैग्नेटिक वगैरह का ना भंडारण क्षमता का। व्यवसाय में उपयोग होने लगता है इसका। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। स्टार्टिंग हो गए थे बैच, अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सॉफ्टवेयर में कोबोल वगैरह फोर्टन जैसी भाषा का इस्तेमाल होने लगते हैं। लाभ ये कि पहली पीढ़ी के आकार में छोटे होते हैं, कम गर्मी पैदा करते हैं, टूट फूटी कम होती है, व्यवसायिक उत्पादन होने लगता है। माइक्रो सेकंड से मिली से माइक्रो सेकंड स्पीड यानी गणना भी तीव्र होने लगती है। सीमा यही कि एसी की जरूरत पड़ रही है और नियमित देखभाल की भी जरूरत पड़ रही है। इसमें कल पुर्जे को स्वयं जुड़ना पड़ता है ना, ये सब इसकी सीमा होती है। प्रमुख कंप्यूटर में IBM 1620 है जो पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में तो छोटा होना ही है क्योंकि ट्रांजिस्टर का उपयोग हो गया है इसमें। IBM 1401 ये भी छोटा हो गया, व्यवसाय कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। इंटरनेट बिजनेस मशीन IBM जो होता है ना, तो व्यवसाय कामों के लिए उपयोग होना ही है। CDC 3600 आकार में बड़ा था, वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयोग लिया जाता था। और IBM 1620 IBM 794 ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर में 1665 से 75 की बात करें अपन, इनपुट के रूप में कीबोर्ड और आउटपुट के रूप में मॉनिटर आ गया, ये भी यहाँ भी चेंज हो जाता है। और ट्रांजिस्टर पर IC का प्रयोग करने लगते हैं जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इस पर एक IC पर लगे होते हैं, है ना। और अगला है क्या इसमें तृतीय पीढ़ी में, और कंप्यूटर जैसी से IC आ जाएगी तो हल्के, कम खर्चीले, तीव्र ज़्यादा हो जाएंगे, विश्वसनीय हो जाएंगे, यानी गति जी माइक्रो से नैनो सेकंड हो जाती है। और इसमें चुंबकीय भंडारण में अपन रैम का उपयोग करने लगते हैं जिससे और गति में स्पीड बढ़ जाती है। भाषा PL1 पास्कल बेसिक इन सब भाषाओं का इस्तेमाल हो। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पहले अपन द्वितीय में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री हो जाती है, तो आवश्यकता जो हार्डवेयर खराब हो तो भाई उसको बाजार में ला करके चेंज कर लो। 65 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास कर देते हैं। एग्जाम्पल 360, हॉनीवेल 6000, PDP, IBM 370, 160 उन्हें। और देखो लाभ तो वही आकार में छोटे तो कॉमन हो रहे हैं, विश्वसनीय भी होते जा रहे हैं, ऊष्मा गर्मी कम छोड़ रहे हैं, तो AC की भी अपन को कम जरूरत पड़ रही है। स्पीड बढ़ती जा रही है, माइक्रो से नैनो हो गई, अब टूट फूट में कम होने आसानी से एक दूसरे बहनी हो सकते हैं। व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया, ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ रही है, ठीक है। श्रम और समय की बचत पड़ रही है ना, कल पुर्जे जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। वही सीमा यही है कि IC को बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है, आसान नहीं होता है। उसका निर्माण के लिए बहुत जटिल तकनीक की आवश्यकता पड़ती है IC के लिए, और इसी की भी आवश्यकता पड़ रही है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 75 से 89 के बाद इनपुट के कीबोर्ड, आउटपुट के में मॉनिटर हो रहा है। इसमें LSI VLSI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हो जाता है, इसलिए आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हो जाती है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एमी हॉप ने 1971 में किया था, 1971 में। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास होने लगता है ना, PC बोलते हैं जिसको। चुंबकीय डिस्क और टैप का स्थान सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी रैम ले लेती है ना, अत्यंत तीव्र होती है जो कि, और इसमें लैन बैन का भी विकास होने लगता है, और समांतर कंप्यूटिंग और मल्टीमीडिया का भी प्रचलन होने लगता है। 81 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे अपन PC कह रहे हैं। सॉफ्टवेयर में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी चलने लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, विंडोज़ वगैरह एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। भाषा में C भाषा का विकास होने लगता है, जो प्रोग्रामिंग बहुत सरल हो जाती है, और जो उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण होता है, प्रोग्राम को आसान चलाया जा सकता है। उदाहरण IBM 4341, DEC 10 स्टार 100 ये सब होने लगता है। लाभ तो वही है कि भाई आकार में छोटे होते हैं, कंपोनेंट को पास जोड़ना संभव हो गया है, विश्वसनीय हो गए हैं। पिछली पीढ़ियों के कंप्यूटर में सस्ते भी हो गए ये। ऊष्मा का कम उत्सर्जन कर रहे हैं, तो AC की भी आवश्यकता नहीं हो पा रही। पिछली पीढ़ी अधिक तेज़ी से गणना कर रहे हैं, नैनो सेकंड से पिको हो गई है इनकी गणना। टूट फूट भी कम हो जाए, रखरखाव में कमी, आसानी से बहनी हो जाते हैं, है ना। दैनिक कार्यों में भी उपयोग होने लगते हैं इनका। सीमा ये कि IC का निर्माण भाई बहुत मुश्किल काम होता है, ये कठोर बहुत हाई लेवल की तकनीकी होती है। और पाँचवीं पीढ़ी 89 से अभी तक चल रही ULSI का प्रयोग कर रहे हैं अपन, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD भंडारण, DVD, पेन ड्राइव इनका इस्तेमाल करते हैं अपन, है ना, मेमोरी के लिए। नेटवर्क के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, WWW ये सब आ जाते हैं, तो और ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होने लगते हैं। और AI भी आने जाता है, तो इससे अपन बहुत कुछ करने लगते हैं। कंप्यूटर परिस्थिति में अनुकूल स्थिति का स्वयं निर्णय ले सकते हैं AI के माध्यम से। मैग्नेटिक बबल, मेमोरी, भंडारण क्षमता इस सब में वृद्धि हो जाती है। PC वगैरह, डेस्कटॉप, है ना, प्रत्येक क्षेत्र में अपन एक मतलब जीवन का एक पार्ट बन गया है मानव जीवन का। कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा आ गई है, जो कि कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं ले सकते। भाई अपने मोबाइल में कुछ भी बोल दो तुरंत सर्च होकर आ जाता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप
नोटबुक, अल्ट्रा बुक, ये सब होने लगते हैं। साधारण सुपर कंप्यूटर के बारे में अंतर देखें तो अपन ने व्यक्तिगत वाला होता है, साधारण ये सामूहिक वाला होता है, आकार में छोटा होता है, आकार में बड़ा होता है। प्रोसेसर का उपयोग होता है, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, इसमें समांतर में लगे होते हैं, इसमें पैरेलल में लगे होते हैं, समांतर श्रेणी में, इसमें समांतर में। सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, गैलियम आर्सेनिक होता है, बहुउद्देशीय होता है, विशेष उद्देश्य होता है। प्रोसेसिंग की गति 200 MIPS होती है, इसकी गीगाफ्लॉप्स में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं किसी और ऊर्जा का कम पे ऊर्जा का अधिक हो रहा है, डिजिटाइजेशन होता है, इससे वैश्वीकरण संभव होता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखो, 60 के दशक में स्टार्टिंग मान लीजिए, सेमोर क्रे सुपर कंप्यूटर के पिताजी कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। 80 के दशक में अमेरिका ने मना कर दिया था भारत को सुपर कंप्यूटर, इसी सीडीएक बना देते हैं अपन लोग, ठीक है। तो कुछ संस्था और भी होते हैं, जैसे कि अपन BRC के बारे में बात करें, अनुपम बनाती है, DRDO की अनुराग है, वो पेस और ध्रुव बनाती है, ठीक है। C.DOT होती है, चिप्स बनाती है, इसरो होती है, सागा बनाती है, और NAL है ना, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, वो फ्लॉस्फर बनाती है। तो इनकी कुछ भूमिका भी देखी थी अपन ने कि C.DOT क्या होता है। देखो, सुपर कंप्यूटर का कार्य आरंभ कर देता है, अमेरिका मना कर देता भाई कंप्यूटर देने से। तो विजय भाटकर साहब भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। इनकी नेतृत्व में परम 8000 पहला कंप्यूटर बन के तैयार होता है, गीगा फ्लॉप्स में स्पीड होती है। द्वितीय मिशन में 92 से 98 परम 10000 का निर्माण होता है, जो कि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरे में टेराफ्लॉप्स वाले परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण होता है। फिर 12वीं पंचवर्षीय 7 से 12 होती है, 2.5 अरब करोड़ अमेरिका में डॉलर का निवेश किया जाता है। इसमें एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का लक्ष्य रखा जाता है, ठीक है। और पारस और पारुल नाम के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, C.DEC नहीं बनाए थे। DRDO की भूमिका पर बात करें, DRDO के विशेष अनुभाग होता है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, पेस ने इसका निर्माण किया है, और 96 में पेस प्लस हो गया था। इसको मार्केट में पेस स्पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका उपयोग सीधा है DRDO भाई लड़ाकू विमान, नाभिकीय रिएक्टर और परिचय पास मिसाइल निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं। BRC की मार्केट, BRC ने अनुपम बनाया था, ठीक है, जो सिस्क और रिस्क प्रणाली पर आधारित था। इसका उपयोग नाभिकीय विज्ञान में अपन कर रहे हैं। पर्ल के बारे में बात करें, जून 15 में पर्ल ने 13वां सबसे सर्वाधिक तेज कंप्यूटर था, 15 की बात थी। और इसरो के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके नाम पर विक्रम 100 इनका नाम दिया गया पर्ल के द्वारा कंप्यूटर। वर्तमान स्थिति की बात करें, C.DEC के द्वारा काम किया जा रहा है। वर्तमान फ्रंटियर USA है ना, USA का फ्रंटियर सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और भारत ने इस मिशन में नेशनल सुपर मिशन को चलाया है, जिसकी जिम्मेदारी C.DEC और IIICS को दी है, ठीक है। उसमें ग्रिड नॉलेज नेटवर्क तैयार किया गया है, जो कि अधिक क्षमता की कंप्यूटर निर्माण का काम करेगा, ठीक है। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी तक परम सिद्धि AI है, जो नवंबर 2020 में 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट निकाली जाती है, तो उसमें 63 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ था। C.DEC के बारे में बात करें अपन, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना इस संबंधित कार्य करता है। 88 में स्थापना हो रही थी, बताया था कि भाई अमेरिका ने मना कर दिया था, उस दौरान अपने विजय भाटकर के नेतृत्व में C.DEC की स्थापना कर ली जाती है और सुपर कंप्यूटर का विकास आरंभ कर देते हैं अपन। सुपर कंप्यूटरों का निर्माण कार्य करने वर्ष 1988 में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण होता है, जिनकी गीगाफ्लॉप्स की स्पीड होती है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन अभी जो देखा ही था, 15 में कैबिनेट मिशन स्वीकृति देता है। 22 तक 73 सुपर कंप्यूटर ग्रिड की स्थापना की जाती है, और 7 वर्षों की अवधि के लिए 4500 करोड़ की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई थी। इसके लिए C.DEC तथा IISc बेंगलोर नोडल एजेंसी होती है, ठीक है। परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा ये नाम की ये होते हैं, ठीक है। सुपर उद्देश्य क्या आते हैं कि ये अग्रणी बनाना, और जो अपने वैज्ञानिक वगैरह होते हैं उनको सुविधाएं वगैरह देना, अपन को प्रोत्साहन भी देना, और आत्मनिर्भर सुनिश्चित करना है अपन को, और ग्रिड से अपन को इनको जोड़ना है। अब स्टार्टिंग करते हैं DNA कंप्यूटर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेशियन जो विविध वाला पोर्शन आता है उसमें आता है DNA कंप्यूटर। DNA कंप्यूटर की अवधारणा सन 1994 में प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? 1994 में। इसका जो कॉन्सेप्ट आया था कब? 1994 में आता है। देखो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मली अपन ट्रांजिस्टर उपयोग कर रहे हैं, IC यूज़ कर रहे हैं, VLSI ULSI इनको यूज़ कर रहे हैं भाई, तो ट्रांजिस्टर की जगह पर अपन क्या DNA से निर्मित बायो चिप्स का उपयोग कर रहे होते हैं। DNA में क्या कर रहे हैं अपन, 1994 में इसका कंसेप्ट आता है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर की जगह पे अपन क्या कर रहे हैं, DNA से निर्मित बायो चिप्स का उपयोग कर रहे हैं अपन। तो जो क्या करता है, एक बार में अरबों गणनाएं करने में सक्षम होता है। देखो क्या देखा अपन ने, DNA की अवधारणा, DNA कंप्यूटर की अवधारणा 1994 में आती है।
इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है उसकी जगह पर डीएनए बायोचिप्स का उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि एक बार में अरबों गणनाएं करने में सक्षम हो जाता है ये, और स्वयं की जो प्रतियां, स्वयं की जो फोटोकॉपी बना लेता है। तो उससे क्या होता है कि डीएनए अणु परंपरागत जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसकी तुलना में अरबों आंकड़ों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। देखो इसमें क्या दो बात देखी, 1994 में इसका कॉन्सेप्ट आता है और ट्रांजिस्टर की जगह पर डीएनए बायोचिप्स का उपयोग करते हैं। इसमें क्या है कि अरबों गणनाएं करने में आसान से सक्षम हो जाता है, सक्षम, और स्वयं की प्रतियां बना करके वो अपनी अपनी कॉपी बना लेता है। तो क्या स्टोरेज डिवाइस बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी, तो अरबों गणनाएं करने में भी उनको आराम से स्टोर कर सकता है। अगली बात आती है कि ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, यानी अपेक्षाकृत छोटा आकार में होता है। वर्तमान में जो यूके की मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में NUTM है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, कंप्यूटर का निर्माण किया है। कौन सा? डीएनए कंप्यूटर है, जिसका नाम क्या महान गणितज्ञ जो है ना एलन ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है। देखो डीएनए कंप्यूटर के बारे में क्या देखा अपन ने कि डीएनए कंप्यूटर का जो कंसेप्ट आता है 1994 में आता है। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे अपन क्या करते हैं, बायोचिप्स होती है ना, जो डीएनए से निर्मित बायोचिप्स, उनका उपयोग करते हैं, जो कि अरबों गणनाएं को कर सकता है। और क्या अपनी स्वयं की प्रति भी जो प्रतियां बनाता है, तो उससे क्या होता है, जो परंपरागत स्टोरेज डिवाइस होती है उनकी तुलना में कई गुना वो आंकड़ों को, अरबों आंकड़ों को संग्रह कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और डीएनए कंप्यूटर के अनुकूल वातावरण, जो पर्यावरण है वहाँ के अनुकूल होता है, आकार में छोटा होता है। जो वर्तमान में बात करें यूके की मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में NUT में हैगा, वहाँ पे इसका निर्माण किया गया। उसका निर्माण जो महान गणितज्ञ हैं एलन ट्यूरिंग, उनके नाम पर रखा गया। एलन ट्यूरिंग का नाम किससे संबंध है आप समझ रहे होंगे, AI से संबंधित है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मोबाइल फ़ोन ये अक्सर सब लोग परिचित हैं इस चीज़, लेकिन फिर भी क्या है कि एक बार पढ़ना देखना बहुत ज़रूरी होता है। लिखने के लिए बात की जाए तो कोई लिख भी नहीं पाएगा ढंग से, इसमें 2 पेज के बारे में बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन एक प्रकार का संचार उपकरण होता है। कैसा है? संचार उपकरण होता है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा एक दूसरे से बात करने, संपर्क रहने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो मोबाइल फ़ोन क्या है, संचार कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, ठीक है, जिसका उपयोग एक दूसरे से संपर्क रहने के लिए किया जाता है। एक पोर्टेबल डिवाइस है जो वायरलेस तकनीक का उपयोग करके एक दूसरे से मोबाइल या फिक्स लाइन से जुड़ता है, ठीक है। देखो कम्युनिकेशन वायरलेस उपकरण होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, एक दूसरे संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं इसको। वायरलेस तकनीक है भाई, अपन कहीं भी खड़े हों, ठीक है, मोबाइल जो सिग्नल आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, उसका उपयोग करके अपन इसका उपयोग कर रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं और बात भी हो रही है। मुख्य भाग क्या है इसके, देखो मोबाइल को अपन देख रहे हैं, अपने हाथ में मोबाइल होता है, इसमें स्क्रीन होती है। मोबाइल फ़ोन का मुख्य भाग होता है जो संदेश, कॉल, सब चीज़ों को अपन आँखों में देख सकते हैं इस डिस्प्ले पर। कीबोर्ड है भाई, इसके माध्यम से ही अपन कुछ टाइप वगैरह कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, इसी के माध्यम से कर रहे हैं। कॉल को भी रिसीव वगैरह, कॉल डायल कर रहे हैं, सब होता है। बैटरी भाई, जब तक बैटरी नहीं होगी तो कुछ काम का ही नहीं है भाई, डिस्चार्ज हो गई तो कोई मतलब नहीं है, फ़ोन डेड हो जाता है वो। तो मोबाइल फ़ोन का ये मुख्य भाग होता है, मोबाइल जो उससे पावर देता है। सिम कार्ड है भाई, मोबाइल फ़ोन का एक छोटा सा कार्ड होता है जो आपके मोबाइल नंबर पर जानकारी देता है, ठीक है, इसी के माध्यम से कॉल वगैरह कर सकते हैं। सिम का फुल फॉर्म होता है सिम आइडेंटिटी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। इसमें एक MC नंबर होता है सिम्स में ही, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन के उपयोग देख लेते हैं। संपर्क में रहना भाई, अपन देख रहे थे, डेफिनेशन में देखा था, मोबाइल का काम ही रहता है संपर्क में बना के रखना। तो मोबाइल फ़ोन का मुख्य उपयोग व्यक्ति द्वारा एक दूसरे संपर्क में रहने के लिए करते हैं, संदेश भेजने के लिए करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए, गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, संगीत सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं अपन। फ़ायदे क्या है भैया? संपर्क में रहना भाई, ठीक है, एक दूसरे से कांटेक्ट में बने रहते हैं, ठीक है, हाई हेलो होती रहती है। संदेश भेजने में, कोई खबर है, संदेश है, उसको भेज देते हैं, पता लग जाता है ना। और दुविधा में, सुविधा में, है ना, खुशखबरी में, दुख में, हर टाइप के संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट उपयोग में मदद कर सकते हैं, इंटरनेट उपयोग में मदद, हर चीज़ को सर्फिंग कर सकते हैं, मनोरंजन में भी, है ना, इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन में भी कर रहे हैं अपन मोबाइल के माध्यम से, है ना। और नुकसान तो बहुत है भैया। देखो स्वास्थ्य समस्या है, अपन बिस्तर में डले आराम से पूरी दिन रात मोबाइल में लगे हुए हैं, तो कई टाइप की स्वास्थ्य, है ना, समस्या हो गई हैं लोगों को। आंखें कमज़ोर हो गई हैं, दिमाग ख़राब हो गया लोगों का,
है ना, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बीपी वगैरह, मोटापा सब बढ़ गया, निजता की समस्याएं, बहुत सारी निजी जानकारी होती हैं, चैटिंग कर रहे हैं आपस में बाबू सोना से, वो कोई पकड़ लेता है तो भाई बहुत समस्या हो जाती हैं। व्यसन, एडिक्शन, आदत लग जाती, लोग भाई खाना मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोबाइल उनको बहुत ज़रूरी है भाई, मोबाइल के बिना उनका काम नहीं चल पा रहा है। ठीक है, मोबाइल में रिचार्ज चाहिए, अभी जियो ने रिचार्ज बढ़ा दिया तो भाई लोगों ने धरना प्रदर्शन यानी का कर दिया, बीएसएनएल की तरफ सब मुड़ गए थे। हालांकि बीएसएनएल भारत की एक सरकारी कंपनी है, इसको सहयोग बढ़ावा देने के लिए हम नागरिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी, मैं सरकारी कंपनी किसकी नहीं बात कर रहा हूँ, ये अपना दायित्व होता है पब्लिक का कि वो कैसे उसको संजो रखती है। भ्रष्टाचार हो रहा है उसका आप डायरेक्ट शिकायत कीजिएगा, पीजी पोर्टल बने हुए हैं, ठीक है, ट्विटर एक्स बना हुआ है, और मीडिया के माध्यम से आप तुरंत जानकारी, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है हर एक डिपार्टमेंट से संबंधित, कोई भी ना, बीएसएनएल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक के बारे में, तो ये अपने हाथ में रहता है। आपकी अपनी कंपनी है, आपकी अपनी धरोहर है, इसको बनाए रखना ही हमारा दायित्व होता है। अब आर्थिक समस्या है कई टाइप की, भाई पैसा ही नहीं है तो कहाँ से करोगे इसमें रिचार्ज वगैरह, रखे रहेगा फ़ोन। ये दो शब्द सुनते हैं, मोबाइल फ़ोन और सेल्यूलर फ़ोन। देखो, मोबाइल फ़ोन सेल्यूलर फ़ोन इनमें फ़र्क हैगा। जैसे कि अपन जनरेशन, पीढ़ी के बारे में बात करें, मोबाइल फ़ोन नवीनतम पीढ़ी के फ़ोन हैं और सेल्यूलर फ़ोन है पुरानी वाली, जो हमारे दादा परदादा दादाजी, बात करें अपन 2000 के समथिंग की ना, तकनीकी में मोबाइल तकनीकी नवीनतम तकनीकी है, 4G 5G। सेल्यूलर पुराने डिब्बा सा होता तो वो है। सुविधाओं के बारे में बात करें, एक इसमें बहुत सारी सुविधाएं, इंटरनेट, गेम्स वगैरह, है ना, और सेल्यूलर में सीमित सुविधाएं होती हैं, कॉल वगैरह मैसेज इतना ही कर सकते हैं। कीमत में मोबाइल फ़ोन की कीमत सेल्यूलर की तुलना में बहुत ज़्यादा है भाई, एंड्रॉयड फ़ोन है, कई टाइप के आ रहे हैं। आकार में मोबाइल फ़ोन आकार का सेल्यूलर की तुलना में बहुत छोटा हो गया। बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैगी। कैमरा, मोबाइल फ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा क्वालिटी का, इसमें कैमरा होता ही नहीं था, है ना, डम्ब होता था। ये तो टच स्क्रीन होती है मोबाइल फ़ोन में, इसमें टच स्क्रीन का कुछ नहीं था, है ना। तो ये सामान्य अंतर होते हैं, ये डिपेंड करते हैं ना। ये क्वांटम सुप्रीमेसी, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आते हैं। देखो, क्वांटम सुप्रीमेसी है ना, सुप्रीमेसी क्वांटम कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया को संदर्भित करती है। अर्थात क्वांटम सुप्रीमेसी के अंतर्गत जटिल और बड़ी बड़ी समस्याओं को या गणना होती है उनको चंद सेकंड में हल किया जा सकता है। क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें जो बड़ी बड़ी जटिल जैसे ब्लैक होल जैसे संबंधित समस्या भाई, ठीक है, इनको सॉल्विंग करने के लिए अपन क्वांटम सुप्रीमेसी यानी ये इस वाली टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। तो इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग होता है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं जॉन प्रैस्किल, इन्होंने 2012 में शब्द का प्रयोग किया था, क्वांटम सुप्रीमेसी नाम का। तो इनके अनुसार क्वांटम कंप्यूटर किसी भी गणना को कर सकता है, यानी जिसे अपन आधुनिक सुपर कंप्यूटर जो करने में सक्षम नहीं है ना, उनको कौन कर सकता है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्वांटम कंप्यूटर कर सकते हैं। गूगल ने हाल ही में साइकोमोर नाम का एक सुपर कंप्यूटर का यानी क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया। देखो क्या देखा पाई, क्वांटम सुप्रीमेसी, उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत समझ में आया। क्या चीज़ आई कि भाई जो बड़ी बड़ी जटिल गणना है जिसको आज के आधुनिक जो सुपर कंप्यूटर वो करने में सक्षम नहीं है ना, वो क्वांटम सुप्रीमेसी के माध्यम से कर सकते हैं अपन, ठीक है। और उनको चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में उन गणनाओं को कर सकते हैं। ब्लैक होल जैसी समस्या आज तक भी रहस्यमयी बनी हुई हैं, उनको आसानी से हल किया जा सकता है। ये जो क्वांटम सुप्रीमेसी नाम का शब्द है, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं जॉन प्रैस्किल ने 2012 में दिया था, और गूगल ने हाल ही में साइकोमोर नाम का क्वांटम कंप्यूटर का विकास कर लिया है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, इन्हें अपन भविष्य के कंप्यूटर क्या है, अभी सीधी बात करी भाई, आज के टाइम में सबसे तेज़, सबसे पावरफुल, सबसे महंगा, सबसे जो ज़्यादा काम करने वाला, उपयोग में आने वाला आधुनिक सुपर कंप्यूटर है ना। तो जो सुपर कंप्यूटर काम नहीं कर पा रहा है, इसके लिए तो अपन रिसर्च में लगे हुए हैं। तो यानी भविष्य के कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर को कह रहे हैं, तो इनको भविष्य के कंप्यूटर कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर काम करते हैं। कौन से भौतिक, जो फिजिक्स का जो कौन सा कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है क्वांटम वाला, ठीक है, अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। ऐसे क्वांटम कंप्यूटर में सूचना जो होती है क्वांटम बिट यानी क्यूबिट में स्टोर, जो जनरल कंप्यूटर्स में डिजिटल बाइनरी बिट में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है 0 1 में, अपन उसमें ही बात करते हैं अपन। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में जो सूचना होती है 0 1
की अपेक्षा क्यूबिट में संग्रहित होती है। यानी क्वांटम कंप्यूटर दोनों बाइनरी इनपुट को एक साथ ऑपरेट होती 0 1 नहीं है, लेकिन क्या होता है इसमें आगे अपन सुपरपोजिशन और एंटेगलमेंट इन प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो इसमें क्या रहता है 0 1 दोनों को ही एक साथ लेके चल जा सकता है। इसमें देखो भविष्य के कंप्यूटर कह रहे हैं इनको, और फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान का जो क्वांटम सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। और क्वांटम कंप्यूटर में जो सूचना होती है क्यूबिट में, है ना, क्वांटम बिट में संग्रहित होती हैं। और ये इसमें क्या होता है 0 1 दोनों जो बाइनरी बिट हैं उनको एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। यानी 100 क्यूबिट से कम की क्षमता रखने वाले क्वांटम कंप्यूटर किसी बहुत अधिक आंकड़ों वाली उन संख्याओं को भी हल कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर किसी बड़े वातानुकूलित सर्वर रूम में रखा जा सकता है, जहाँ कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैक में रखा जाता है। ठीक है, छोटी सी बात समझ में आया कि भविष्य के कंप्यूटर कह रहे हैं जो फिजिक्स का क्वांटम सिद्धांत उस पर कार्य कर रहा होता है। ठीक है, और सूचना क्यूबिट में स्टोर होती है, और जो बाइनरी बिट हैं दोनों उनको एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अधिक आंकड़ों को जो होती है ना 100 क्यूबिट से कम क्षमता उसको भी आसानी से हल कर सकते हैं अपन, इसी वगैरह की जरूरत पड़ती है। सिद्धांत देखो अपन देख रहा है अपन, तो क्यूबिट के सिद्धांत पर कार्य कर रहा होता है। क्वांटम जो भौतिकी की 2 प्रमुख सिद्धांत होते हैं इसमें, सुपरपोजिशन और एंटेगलमेंट। सुपरपोजिशन अपन देखते हैं ना, ये एक के ऊपर एक रख देना सुपरपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 0 1 दोनों को दर्शा देती है। वही बात है कि भाई 1 0 1 0 दोनों को एक साथ दर्शा रहे हैं सुपरपोजिशन। एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि सुपरपोजिशन की अवस्था में क्यूबिट एक दूसरे के साथ सह संबंध हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं वो, चाहे वो 1 हो चाहे 0 कोई दिक्कत नहीं है ना, और एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्यूबिट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, अलग अलग नहीं है वो। लेकिन बाइनरी में बात करें अपन डिजिटल ए में, तो उसमें 1 0 अलग अलग होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे एक ही हैं। यदि एक पर कार्य किया जाता है तो दूसरा इससे प्रभावित होता है, ताकि यहाँ तक कि प्रभाव ये भी होता है जब तक वो काफ़ी अधिक दूर होते हैं, है ना, दूर भी हो तब भी मतलब एक दूसरे से वो सहसंबंध होती है। इसमें एंटेगलमेंट में देखो 2 चीज़ें, सुपरविजन में क्या हो रहा था, सुपरपोजिशन में कि एक ही समय में 1 0 एक साथ दर्शा देते हैं, और एंटेगलमेंट में क्या हो रहा है क्यूबिट एक साथ संबंध होती हैं 1 0, है ना, उनको एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो, चाहे भले एक दूसरे से दूर भी हो तब भी क्या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं वो। विशेषता क्या है कि क्वांटम कंप्यूटर विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर की तुलना में हज़ारों गुना तेज होते हैं ये, और क्वांटम बिट या क्यूबिट का प्रयोग किया जाता है जिसमें 1 0 वैल्यू को दिखाया जाता है, और इस कंप्यूटर को कार्य करने के लिए 0 डिग्री से कम तापमान पर रखा जाता है। अभी देखा था कि भाई इसको अपन एसी की ज़रूरत पड़ती है ना, एसी में रखना पड़ेगा इसको ना, जहाँ पर कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैक में रखा जाता है। और अगला है कि जिसे देखो जो क्वांटम बिट है अपना गुणनिक होते हैं, है ना, क्वांटम बिट में अपना जो है ना, यहाँ पे जो प्रत्येक क्यूबिट एक एटम या परमाणु को दर्शा रही होती है, जिसमें प्रस्तुत इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की सहायता से डाटा को समझा जाता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर बिना विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर की तुलना में हज़ारों गुना तेज़ी से होते हैं, तेज काम कर सकते हैं, और है ना, और क्वांटम बिट या क्यूबिट का प्रयोग 1 0 एक साथ देखा जाता है, इसमें यानी एक साथ देखते हैं, और इस कंप्यूटर को कार्य करने के लिए 0 डिग्री से कम तापमान पर रखा जाता है, जिससे क्यूबिट को अपना गुण नहीं खोए वो। और प्रत्येक क्यूबिट होती है एटम या परमाणु को दर्शाता है, जिससे में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की सहायता से डाटा को समझा जाता है। महत्व तो देख लीजिए, देखो क्वांटम कंप्यूटिंग में घटित होने वाली 2 प्रमुख घटनाएं सुपरपोजिशन और एंटेगलमेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रिंसिपल इनका यही है। तो क्यूबिट के लिए एक महान अवसर के द्वार खोलती हैं। इन घटनाओं के द्वारा चंद पलों में बड़ी से बड़ी, जटिल से जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर सकते हैं इनके माध्यम से। क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत का पालन हो रहा है, जिससे कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं ना, इनका निर्माण होगा, और ये न सिर्फ ऊर्जा बढ़ाएंगे बल्कि ये इनकी आकार को भी छोटा करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर को परंपरागत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जगह प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखो भाई, इसका कार्य अलग रहेगा, इनका कार्य अलग रहेगा। ये जटिल से जटिल जो गणना होती है ना, उनके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इनका क्वांटम कंप्यूटर में सूचना या डाटा को संग्रहित सुरक्षित तरीके से एन्क्रिप्शन होता है, जिससे हैकिंग जैसी समस्या का भी अपन को सामना नहीं करना पड़ेगा।
क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग से नई नई जो खगोलीय जानकारी जुटाई जा सकती है, उपग्रह, अन्य स्पेस मिशन से प्राप्त डाटा क्वांटम कंप्यूटर बेहतर तरीके से विश्लेषित करके ब्रह्मांड के रहस्य के पर्दे उठा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग से युक्त कंप्यूटरों को किसी मौसम में आसानी से उपयोग कर सकते हैं, वहाँ की मौसम की भविष्यवाणी आसानी से बता सकते हैं। देखो चुनौती यही है कि जो क्यूबिट होती है उसका जीवन अल्पकाल होता है। क्यूबिट यानी उसको संभालना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जीवन काल अल्पकालिक होता है। सुरक्षा के संबंधित में बात करें अपन तो सूचनाओं के हिफाजत के लिए जिन एन्क्रिप्शन टूल का इस्तेमाल होता है उनमें RSA जैसे कि रिवेस्ट शामिल एडलेमिन है वो भी शामिल है, जो सबसे मजबूत कवच माना जाता है। क्वांटम उसको भी भेज सकता है, तो इससे कि सुरक्षा को खतरा भी डाल सकती है। जो फाइनेंस के बारे में बात करें अपन, वित्त के बारे में, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत है। जो भारत में भाई पैसों की कमी है, गरीब देश है, तो यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब भारत की लगभग 1/4 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही होती है। तो अपने लिए बहुत दूर की बात होती है। अमेरिका, UK, USA यहाँ पर ये चीज़ें चल रही, कैलिफोर्निया वगैरह में। आधारभूत अवसंरचना का अभाव, क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास हेतु भारत में आधारभूत ढांचा वैज्ञानिकों का अभाव है। यहाँ पे वैज्ञानिक कम, बाबा ज़्यादा पैदा होते हैं, तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी बाधा करें। रणनीति का अभाव, क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास हेतु भारत सरकार के पास उपयुक्त रणनीति का अभाव है। इस क्षेत्र में योजनागत रूप से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। प्रयास भी किए गए, उनको देख लेते हैं। 2011 के क्षेत्र में जो कनाडा की कंपनी है D-Web ने इसने 128 क्यूबिट की मशीन बनाई है, क्यूबिट की। और घोषणाओं के बाद इस तरह 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की थी, उसने क्वांटम डेवलपमेंट किट को विकसित कर लिया है। भारत में जो IISER है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च के वैज्ञानिक और संस्थानों 30 सदस्यीय टीम स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर संचार नेटवर्क को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस टीम ने साइबर फिजिकल सिस्टम यानी CPS प्रोग्राम के तहत क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। और भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित किया है। एक बार अंतर देख लेते हैं और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। सामान्य कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में अंतर क्या हो रहा है भैया। देखो भारतीय जो आधुनिक कंप्यूटर भौतिकी के विद्युत प्रभाव के नियमों का पर आधारित होता है ना भाई, इलेक्ट्रिक सिग्नल पर काम करते हैं। एक क्या क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। एक सामान्य कंप्यूटर अपनी सूचनाएं बिट्स में स्टोर होती है, इसमें क्वांटम बिट में स्टोर होती है, ठीक है। सामान्य कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट 1 या 0 में से एक ही को लिया जाता है, एक को ही एक बार ऑपरेट किया जाता है, लेकिन इसमें दोनों ही एक बार ऑपरेट कर सकते हैं। यह किसी आधुनिक कंप्यूटर की क्षमता से बाहर होती है। कौन सी चीज़ कि इसमें क्या होता है, 100 क्यूबिट की कम क्षमता रखने वाले 100 क्यूबिट की कम क्षमता रखने वाले क्वांटम कंप्यूटर किसी बहुत अधिक आंकड़े वाली उन संख्याओं को भी बेहतर तरीक़ा से हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती हैं। एक बार इनका वैसे हालांकि स्टार्टिंग में ही देखना चाहिए अपन को, लेकिन क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग रीड कर रहे हैं, सिलेबस के पढ़ रहे हैं, तो अब जो विविध में अपन ने कंसिडर कर दिया इन चीज़ों को, तो क्या है कि छूटना नहीं चाहिए। 1450 में BC 1450 में अबेकस का निर्माण होता है, यानी ये प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना करने के लिए अबेकस का, अपन बच्चे होते ना जो छोटे छोटे, तो वो गणना वगैरह करते रहते हैं ऐसे मनके वगैरह का इस्तेमाल करके। तो संसार के प्रथम गणक यंत्र होते हैं जिनमें तारों में गोलाकार मनके पिरोए जाते हैं, जिनकी सहायता से गणना को आसान बनाया जाता है। बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए इसका इस्तेमाल किया अबेकस में। 1642 AD के बारे में आते हैं। ब्लेज पास्कल जो होते हैं, फ्रांस के गणितज्ञ होते हैं ब्लेज पास्कल, 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार करते हैं। वो केवल जोड़ घटा सकती है, इसे एडिंग मशीन कह रहे हैं अपन। इसके पास पास्कलाइन भी कहा जाता है। और ये मशीन 19 वर्ष के तब बना ली थी उन्होंने। अभी अपन 19 वर्ष में तभी अपन व्हाट्सअप ही चला रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मशीन बना ली थी उस टाइम पे। 1962 में जो मल्टीप्लाइंग मशीन है, गोटरीड लेबनीज ने पास्कल की मशीन को और बेहतर बनाया, जिससे गुणा भाग भी कर सके। उन्होंने केवल जोड़ मशीन कर रही थी, जो पास्कलाइन जो मशीन ब्लेज पास्कल ने जो बनाई थी, और जो मल्टीप्लाइंग मशीन बना दी गोटरीड लेबनीज ने। गोटरीड थे ना जो सर आइजैक न्यूटन के साथ में काम करके गणित और कैलकुलस का विकास भी किया था उनके द्वारा।
और कैलकुलेटर की मदद से आसानी से जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब कर पा रहे थे। मल्टीप्लाइंग मशीन 1962 में ईडी में बन गई थी। जो 1813 में बात करें डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज जो कि क्या कहे जाते हैं भाई, कंप्यूटर के पितामह का जनक कहा जाता है। कौन? चार्ल्स बेबेज साहब। 19वीं सदी के शुरुआत में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाने का कार्य करता है जो जटिल गणनाएं कर सकता था। 1822 में डिफरेंस इंजन का विकास कर देते हैं जो भाप से चलता था। ठीक है, इनके द्वारा गणनाओं को प्रिंट भी किया जा सकता था। तो इस टाइप से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, है ना। हालांकि टाइम बहुत हो गया है, ये वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट के समथिंग बन गया है। चलो कुछ अपन और पढ़ सकते हैं। सिंपल था, अपने डीएनए कंप्यूटर पढ़ा था अभी तक, इसको एक बार तो क्विक रिवीजन देखते हैं कि कहाँ से देखा था। डीएनए कंप्यूटर से देखा था ना। डीएनए में सीधी सी है कि भाई ट्रांजिस्टर की जगह 94 में बनता है ट्रांजिस्टर में डीएनए, ट्रांजिस्टर की जगह पर डीएनए निर्मित बायो चिप्स का उपयोग करते हैं जो अरबों गणनाएं कर सकता है, बहुत तेज़ होता है, यानी मेमोरी भी इनकी बहुत बड़ी आती है, छोटे होते हैं आकार में। ठीक है, और जो मैनचेस्टर यूके की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी NUTM में इसका निर्माण होता है। एलन ट्यूरिंग के नाम पर इसका नाम रखा गया। मोबाइल के बारे में देखें, अपन जब बचपन से जानते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है करने की। क्वांटम कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हर चीज़ को देखा था। बड़ी बड़ी गणना उनको चंद सेकंडों में हल कर सकता है ना। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोफेसर होते हैं जॉन प्रेस्केल, जो बारे में एक क्वांटम नाम का शब्द देते हैं। ऐसी गणनाएं कर सकता है जो कि सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता है। गूगल ने साइकमार नाम का एक क्वांटम कंप्यूटर का विकास कर दिया है ना। क्वांटम कंप्यूटर भविष्य के कंप्यूटर कह रहे हैं इनको, भौतिक विज्ञान और क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्यूबिट में अपन मेमोरी स्टोर कर सकते हैं और मतलब 1 0 दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। एसी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होती है ना, वहाँ पर रखा जाता है, इनको यहाँ पर रखा जाता है। सिद्धांत इनमें दो रहते हैं, सुपरपोजिशन और एंटेगलमेंट का। सुपरपोजिशन यानी 1 0 दोनों को एक साथ दर्शा सकते हैं एक ही समय में, और एंटेगलमेंट मतलब क्या है, सुपरपोजिशन की अवस्था में जो क्यूबिट होती है ना एक साथ रख सकते हैं, सहसंबंध होते हैं, वो एक दूसरे डिपेंड करते हैं, वो है ना, जुड़े होते हैं, चाहे कितनी दूर भी तब भी एक दूसरे पर वो उनका प्रभाव होता है। ठीक है, और जो विशेषता देखी थी भाई, क्वांटम सिद्धांत पर काम करते हैं और सुपर कंप्यूटर से हज़ारों गुना तेज़ होते हैं। 1 0 को एक साथ उपयोग कर सकते हैं जबकि, है ना, और 0 डिग्री पर एक इन कम तापमान होता है इनका पर रखा जाता है, और एटम या परमाणु को दर्शाते हैं क्यूबिट में, ना। और इसका महत्व तो यही है कि सुपरपोजिशन एंटेगलमेंट जो घटनाएं होती हैं उनमें घटित होते हैं और क्यूबिट्स के महान अवसर खोलती हैं। चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में जटिल से जटिल, बड़ी से बड़ी घटनाओं को बहुत जल्दी अपन सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स के क्वांटम सिद्धांत का ये पालन करता है, जो कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का निर्माण होगा जो कि ऊर्जा की भी बचत करेंगे और आकार में भी छोटे हो जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर को परंपरागत डिजिटल कंप्यूटर की जगह नहीं ले पाएगा क्योंकि उसका काम अलग रहता है, इसका काम अलग रहता है। ये जटिल और बड़ी विशाल गणनाओं को करेगा। ठीक है, एन्क्रिप्शन जैसे हैकिंग समस्याओं से इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नई खगोलीय जानकारी होती है, स्पेस से संबंधित जानकारी होती है, ठीक है, ब्रह्मांड के रहस्य होते हैं, उन पर पर्दा उठा सकेगा। ठीक है, मौसम में जानकारी, है ना, ये जो चक्रवात वगैरह आते हैं इनकी बहुत सटीक जानकारी देते हैं। इसकी जो चुनौतियाँ बहुत हैं, जो जीवन काल अल्पकाल होता है क्यूबिट का। ठीक है, इसको रख रखा बहुत मुश्किल काम है। सुरक्षा संबंध, है ना, देखो इनका सुरक्षा बहुत मुश्किल होती है। वित्त का अभाव, इसमें पैसा बहुत लगेगा, है ना। रिसर्च डेवलपमेंट में भारत की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा गरीब है ना। कोई और रणनीति की क्षेत्र में बात करें, भारत के पास कोई उपयुक्त रणनीति नहीं है। आधारभूत अवसंरचना का वैज्ञानिकों में पैसा वगैरह बहुत लगता है ना, रिसर्च वगैरह में, जो कि अपने पास है नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं इन चीज़ों में। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रयास भी बहुत सारे किए जा रहे हैं। कनाडा की कंपनी है D-Wave, 2011 में उसने क्यूबिट नाम की मशीन बनाई है। 17 में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा कर दी कि भाई उसने क्वांटम डेवलपमेंट किट का विकास कर लिया है। ठीक है, और भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, इसने 30 सदस्यीय टीम बनाई है जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है, प्रयासरत है। और इस टीम ने साइबर फिजिकल सिस्टम यानी CPS प्रोग्राम के तहत क्वांटम कंप्यूटर बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। और जो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू है जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ है,
वहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित किए। अपन ने अंतर भी देख लिए थे कि विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो क्वांटम फिजिक्स का जो क्वांटम सिद्धांत उस पर कार्य करता है। इसमें जो सूचनाएं होती हैं बिट्स में संग्रहित होती हैं, क्यूबिट में होती हैं, और इसमें जो सूचनाएं होती है 1 0 को एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, एक से ऑपरेट, इसमें दोनों को एक साथ ऑपरेट किया सकता है। इसमें जो कि 100 क्यूबिट से कम की क्षमता रखने वाले क्वांटम कंप्यूटर किसी बहुत अधिक आंकड़े वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये क्षमता से बाहर है। कंप्यूटर के विकास के बाद 14 से 50 अबेकस का निर्माण किया गया था बेबीलोन में। ठीक है, ऐसे मन के प्रो आते थे, उससे आसानी से गणना की जा सकती थी। ब्लेज पास्कल ने 16 से 42 में गणना यंत्र बनाया था जिससे अपन जोड़ना घटाना कर सकते, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा था। 19 वर्ष के थे जब वो। उसके बाद में 1962 में मल्टीप्लाइंग मशीन आती है, गोटरीड ने इसको गुणा भाग में बदल दिया, जो पास्कल लाइन का उसको भी एक्सटेंशन कर दिया था। और आइजैक न्यूटन के साथ काम करके इन्होंने गणित के विकास में भी अच्छा खासा काम किया था। और 13 में डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने काम कर रहे थे इस पर जटिल गणना करने के लिए, है ना। तो डिफरेंस इंजन जो भाप से चलता है ना, इसकी तरह प्रिंट वगैरह किया जा सकता है, इन्होंने विकसित कर दिया था। आगे अपन बात करें अपन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, ये सारा टॉपिक रहेंगे। तो स्टार्टिंग देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि टाइप्स ऑफ मेमोरी यहाँ पर ये डायग्राम में दिया गया है। देखो, कंप्यूटर की मेमोरी को मुख्यतः अपन प्राइमरी और सेकेंडरी 2 मेमोरी में बांट लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती है। रैम को भी 2 भागों में बांटते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। और जो रैम होती है रोम, उसको पी रोम, मास्क रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, इनमें बटी होती है। सेकेंडरी मेमोरी 2 भागों में बटी होती है। सेकेंडरी मतलब कंप्यूटर के बाहर अपन अलग से डाल सकते हैं। सिक्वेंशियल और रैंडम मेमोरी। सिक्वेंशियल में अपन मैग्नेटिक मेमोरी वगैरह, ग्रामोफोन वगैरह, ये सब मैग्नेटिक टैप वगैरह होते हैं। रैंडम में आजकल जो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह ये सब होती है ना, उनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे हार्ड डिस्क होती थी, मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क होती थी, ऑप्टिकल में CD, DVD, है ना, ब्लूरे डिस्क वगैरह होती थी। और मैग्नेट फ्लैश मेमोरी में तो पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गए, SD वगैरह हो गई, हार्ड डिस्क वगैरह, है ना, ये सब इस्तेमाल होने लगती हैं। देखो, मेमोरी के बारे में देखा जाता है तो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, या वह भाग होता है जो डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी और अस्थायी यानी टेम्परेरी और परमानेंट तौर पर संग्रहित करने के लिए उपयोग लाई जाती है ना। देखो, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा, आंकड़ों, फाइल और प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी और अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, मेमोरी। तो यहाँ अपन ने देखा मेमोरी क्या हो गई। अपन प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखा जाता तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल या मुख्य मेमोरी कह रहे होते हैं, क्योंकि CPU के द्वारा ही क्रियान्वित किए जा रहे डाटा या प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में, जो CPU के द्वारा प्रोसेस किया जाता है ना, एग्जीक्यूशन किया जाता है, तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ये चीज़ें जाती हैं। तो इसलिए इसको मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी CPU के द्वारा क्रियान्वयन के बाद में जो प्राथमिक मेमोरी में डाटा स्टोर होता है उसको हटा करके नया डाटा इसमें स्टोर हो जाता है, क्यों भाई, उसका काम करते उसको डिलीट हो जाता है अपने आप। तो प्राइमरी मेमोरी बहुत ही तीव्र गति से होती है। ठीक है, अभी इसके बारे में देखो। द्वितीय मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इस मेमोरी में सूचना कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी नष्ट नहीं होती है। यह डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखता है, इसलिए स्थायी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कह रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी डाटा स्टोरेज क्षमता प्राथमिक मेमोरी की तुलना में कई गुना बहुत ज़्यादा होती है ना। अभी प्राथमिक मेमोरी यानी प्राथमिक इंटरनल मेमोरी होती है, CPU के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे जो प्रोग्राम होते हैं उनको प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी स्टोर करके रखा जाता है। इन CPU के द्वारा क्रियान्वयन के बाद में जो प्राथमिक मेमोरी का जो डाटा होता है उसको उठा करके नया डाटा उसमें डाला जाता है ना, और बहुत तेज़ होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी में क्या देखा था, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, बंद होने के बाद में इसमें डाटा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है, स्थायी मेमोरी होती है ना। और देखो, इसकी प्रकार देखें अपन, रैम, रोम थे। तो रैम के बारे में बात करें अपन, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म कई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होते कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है, क्योंकि कंप्यूटर के बंद करने पर इसमें स्टोर डाटा खत्म हो जाता है ना, नष्ट हो जाता है। और इस मेमोरी का उपयोग CPU पर क्रियान्वित होने वाले एग्जीक्यूशन वाले प्रोग्राम को संग्रहित करने। अभी देखा था ना कि जो ऐसे CPU द्वारा एग्जीक्यूशन के बाद में जो प्राथमिक
मेमोरी है उसमें स्टोर डाटा हटा करके नए डाटा इसमें डल जाता है। तो यही काम होता है ना भाई, जैसे ही CPU पर एग्जीक्यूशन हो रहा है प्राथमिक मेमोरी को संग्रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो CPU द्वारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद में रैम में स्टोर डाटा हटा करके नए डाटा रैम में स्टोर हो जाता है। तो इस मेमोरी में सूचनाओं को किसी भी स्थान पर स्टोर कर सकते हैं। क्षमता मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। इनकी दो प्रकार की होती है मुख्यतः, है ना, डायनामिक और स्टैटिक। तो डायनामिक के बारे में बात करें अपन तो इसमें संधारित्र की कैपेसिटर की सहायता से सूचना को संग्रहण करते हैं। वो तो कम कैपेसिटर की सहायता से तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ना, बटन दबाना पड़ता है, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो डायनामिक रैम में स्टोर सूचना को कुछ ही मिली सेकेंड के बाद पुनः लिखना पड़ता है, या नहीं तो ये सूचना क्या होती है फिर समाप्त हो जाती है। अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की खपत होती है, सस्ते होते हैं और रैम की गति भी कम होती है। देखो क्या देखा अपन ने, डायनामिक रैम में सूचना संग्रहण कैपेसिटर के माध्यम से करते हैं और बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ ही मिली सेकेंड में पुनः लिखना पड़ता है, नहीं तो क्या इसमें जो सूचना होती है डिलीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऊर्जा खपत कम होती है, सस्ते होते हैं और गति कम होती है। स्टैटिक रैम में देखो 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, ठीक है। और जो रैम होता है ना स्टैटिक रैम, इसमें मेमोरी के हर बिट को रखने के लिए फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। यानी फ्लिप फ्लॉप होते हैं ना, वो सूचना को संग्रहण करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, इसमें संग्रहण के लिए कैपेसिटर की आवश्यकता होती है जो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसमें 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं और फ्लिप फ्लॉप का उपयोग अपन सूचना संग्रहण के लिए कर रहे हैं। सूचना को स्टोर किस में करते हैं, फ्लिप फ्लॉप के माध्यम से, है ना, फ्लिप फ्लॉप। और स्टैटिक रैम में सूचनाओं को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सूचना स्टोर तब तक रहती है जब तक विद्युत धारा प्रभावित हो रही होती है। यानी क्षमता तो कम होती है इनकी, ठीक है, गति ज़्यादा होती है ना, और महंगी भी होती है। और ये इनका क्या था भाई, सस्ती होती है और गति भी कम होती है ना। इनकी क्या है कि क्षमता अधिक होती है, गति कम होती है ना, और महंगी भी होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता दो, उनको ऊर्जा की कम आवश्यकता हो क्योंकि उसमें फ्लिप वगैरह ट्रांजिस्टर ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं ना, और महंगे भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती हैं। अब ये देखो रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, रोम में रखी गई सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी, रीड यानी केवल पढ़ा जा सकता है, मुख्य मेमोरी का भाग होता है ये, ठीक है। इसमें न तो सूचना को कुछ लिखा जा सकता है, न ही इसमें बदला जा सकता है। यानी परमानेंट, एक बार बना दिया बस वही फिक्स होती है। कंप्यूटर को बंद करने पर इसमें स्टोर डाटा नष्ट नहीं होता है। इसमें देखो इस मेमोरी में कंप्यूटर का निर्माण के समय सूचनाएं संग्रहित कर दी जाती हैं। कंप्यूटर को ऑन करते ही रोम में स्टोर प्रोग्राम स्वतः ही क्रियान्वित हो जाते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के सभी उपकरणों की जांच कर उन्हें सक्रिय अवस्था में ला देते हैं। हमारे द्वारा डाउनलोड या इंस्टॉल की गई कोई फाइल होती है मेमोरी में स्टोर हो जाती है। देखो रोम में जो बायोस होता है ना, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसी में होता है। और इसमें जो स्टोर प्रोग्राम होता है उसको फर्मवेयर कहा जाता है। जनरल पॉइंट है ये, है ना, नोट करने के लिए। और वर्गीकरण के बारे में बात करें अपन तो मैं भी देखा था कि एम रोम, पी रोम, ई रोम ये सब होते हैं। तो एम रोम, पी रोम के बारे में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें क्या होते हैं, रोम प्रारंभ में खाली होती है, इसमें उपयोगकर्ता विशिष्ट उपकरणों से अपनी प्रोग्राम को स्टोर कर लेता है। तो एक बार स्टोर उसको बदला नहीं जा सकता भैया। ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल यानी इसको इरेज किया जा सकता है। पी रोम की तरह ही है, लेकिन क्या है कि पराबैंगनी किरणों की सहायता से हटाया जा सकता है, यानी फिर उसमें लिखा जा सकता है। डबल ई प्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो प्रोम में ही केवल स्टोर हो जाता है उसको हटा नहीं जा सकता, लेकिन ई प्रोम में पराबैंगनी किरणों की द्वारा हटा सकता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई प्रोम होता है ना, इसमें डाटा को विद्युत विधि के माध्यम से हटाया जा सकता है और फिर इसमें लिखा जा सकता है। तो हालांकि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा सा और पोर्शन बचा है उसको देख लेंगे। रजिस्टर वगैरह, ऐसे रजिस्टर एक मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर में, जो कि 1 और 2 नैनो सेकंड में संग्रहण क्षेत्र होता है, इसका अत्यंत उच्च वेग की होती है। और सीपीयू में जो रैम या कैश होती है ना, उनको जो निर्देश इन्हीं में मतलब भेजे जाते हैं। और रजिस्टर का नियमन सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट होती है वो करती है, इसलिए रजिस्टर को कंट्रोल की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इनकी संख्या 10,000 से मतलब हज़ारों में होती है। आकार इनका 8 से 24 मतलब बिटों में होता है। अधिक मेमोरी की यानी 1 बाइट 2 बाइट यानी 7-8
बाइट तक हो जाता है ना, 64 बिट हो जाएंगी, अधिक मेमोरी की तीव्र होती है। कैश मेमोरी के बारे में, ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी, तीव्र गति से करने वाली मेमोरी होती है। रैम और सीपीयू के मध्य ये बफर का काम करती है ना, जैसे इंडिया और किसके बीच में? चाइना के बीच में नेपाल बफर का काम करता है। तो रैम और सीपीयू के मध्य में बफर का काम कौन करता है? एक कैश मेमोरी करती है। रिक्वेस्ट की गई डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करती है और आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू को प्रदान करती है, ठीक है। वैसे अपन ने कुछ नाम सर्च किया, उसके बाद दोबारा से सर्च कर रहे हैं तो तुरंत प्रोवाइड करा देती है वो, है ना। तो ये काम होता है। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? डाटा को प्राप्त करने में लगे समय को कम करने के लिए किया। अभी बोला ना, मैंने कुछ सर्च किया, फिर दोबारा से सर्च कर रहा हूँ तो दोबारा उसी को दोबारा उठा के तुरंत दे देता है वो। ये कैश मेमोरी का काम होता है, यानी सबसे तीव्र गति की मेमोरी होती है। रैम और सीपीयू के मध्य बफर का कार्य करती है ना। इसका मुख्य काम क्या है कि जो डाटा को सर्च करने में समय लगता है उसको कम कर देती है, निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और आवश्यकता सीपीयू को दे देती है। देखो ये 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और मुख्य, यानी तृतीय। 3 स्तर होते हैं इसके कैश मेमोरी के। हालांकि इतना ज़रूरत नहीं होती, फिर भी एक बार देख लेते हैं। छोटे होते हैं, सीपीयू के अंदर ही होते हैं, है ना। पहला स्तर होता है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है प्राथमिक कैश वाला। सेकेंड में बात करें अपन, है ना, इनसे बड़ी होती है, प्राथमिक से बड़ी होती है, इनका आकार ही बड़ा होता है, माइक्रो प्रोसेसर में स्थित होता है और हाई स्पीड बस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर जोड़ा जाता है ना। तीसरा स्तर के बारे में मुख्य मेमोरी भी या कैश मेमोरी कहते हैं, मुख्य कैश मेमोरी कहते हैं, और सबसे धीमी होती है। देखो सबसे फास्ट प्राथमिक होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड वाली, और लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा होती है। यानी इसकी जो मुख्य की भी जो स्पीड होती है ना, वो रैम की तुलना में तो दुगनी होती है। इसके लाभ देख लेते हैं। मुख्य मेमोरी सबसे तेज़ होती है और एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है इसमें, और इसमें जो सूचना होती है कम समय में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हानियाँ यही है कि भाई इसकी क्षमता कम होती है और महंगी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक बार इनको और देख लेते हैं, लगे आता हूँ, फिर चली जाए अपन। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट से मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम होते हैं। मदरबोर्ड होता है ना जो कंप्यूटर का मुख्य जो पार्ट होता है, उस पर स्थायी रोम होते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने पर जो पावर ऑन सेल्फ ट्रस्ट होता है ना, उसके द्वारा सभी हार्डवेयर उपकरणों की जांच होती है। गड़बड़ी पाने आने पर स्क्रीन पर सो जाता है, भैया ये दिक्कत रहेगा। इसके बाद बायोस होता है, सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में डाल देता है, उसके ऊपर बूटिंग कहते हैं। देखो बायोस में क्या, मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम होते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, को गड़बड़ होती है तो स्क्रीन पर दिखा देता है वो, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में रैम में डालता है, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। रैम और रोम के बारे में अंतर देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। ये रैम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, इसका रैंडम एक्सेस या रीड एंड राइट मेमोरी होता है। ये इसमें सूचना स्थायी रूप से रहती है, इसमें अस्थायी रूप से रहती है। इसमें कंप्यूटर बंद करने के बाद में सूचना बनी रहती है, इसमें बंद कर दो तो ख़त्म हो जाती है सूचना। इसमें क्या रहता है, चेंजेस हो जाते हैं, ये क्या स्टोर परमानेंट होती हैं। इसमें बूट लोडर जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें प्रचालन प्रणाली एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। और रोम के जो प्रकार हैं, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ये सब हो जाते हैं। रैम के डायनामिक और स्टैटिक होते हैं। देखो अंतर क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्थायी रूप से सूचना होती है इसमें संग्रहित, इसमें अस्थायी रूप से होती है। इसमें कंप्यूटर बंद करने के बाद सूचना खत्म हो जाती है, विद्यमान रहती है रोम में, और रैम में ख़त्म हो जाती है। ये अपरिवर्तनीय मेमोरी होती है, वही परमानेंट होती है। ये क्या रहती है, टेम्परेरी होती है, परिवर्तनशील होती है। बूट लोडर जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें वर्तमान प्रयुक्त हो रहे प्रचालन प्रणाली एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। इसमें उदाहरण ये लिखे हुए हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम होते हैं रैम के, और रोम के प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम रहते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का अंतर देख लो। देखो संग्रहण क्षमता के आधार पर प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इनकी बहुत कम क्षमता होती है, निम्न होती है MB GB में। सेकेंडरी मेमोरी उच्च होती है, GB TB में होती है। स्थायित्व के आधार पर इसमें अस्थायी होती है, स्थायी। देखो अस्थायी रैम होती है और रोम स्थायी होती है, और ये सेकेंडरी तो स्थायी रहती है। पहुंच इनकी तीव्र होती है, फास्ट मेमोरी भी प्राथमिक और सेकेंडरी होती है, इनकी तुलना में धीमी होती है। लागत उनकी उच्च होती है, बहुत महंगी होती है प्राथमिक, सेकेंडरी निम्न होती हैं। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, प्रौद्योगिकी सेमीकंडक्टर पर आधारित होती है, जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एक टाइप की, उसको हालांकि अपन बाद में देखेंगे। आज अपने प्राइमरी मेमोरी को जो पार्ट होता है वो अच्छे से कवर कर लिया, क्वांटम बिट वगैरह ये सब इनको देख लिया। देखो एक बार पुनः इनको देख लेते हैं। इसमें क्या प्राइमरी मेमोरी की अपने डेफिनेशन देखी थी,
यानी कंप्यूटर का भाग होता है, डाटा आंकड़ों और निर्देशों को स्थायी अस्थायी तौर पर संग्रहित करके रखता है ना। उसको मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं इसको। बहुत फास्ट होती है, सीपीयू एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ों को एग्जीक्यूशन तो पहली वाले को हटा देता है वो, है ना, और सबसे तेज़ गति को। सेकेंडरी में क्या रहता है, कंप्यूटर बंद हो जाए नहीं हो तब भी उसमें डेटा या सूचना इसमें स्टोर रहती है, ठीक है। और इसकी जो क्षमता रहती है प्राइमरी से बहुत ज़्यादा होती है। रैम रोम दो प्रकार की होती है। रैम मतलब बहुत तेज़ होती है, अस्थायी होती है, कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें ख़त्म सूचना हो जाती हैं, ठीक है। और वही बात करी थी अपन ने कि सीपीयू का क्रियान्वयन होने वाले प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे कि क्रियान्वयन के बाद रैम में स्टोर डाटा को हटा करके जो नया डाटा आ रहा है उसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। इनकी क्षमता भी ठीक ठाक कम 64 मेगाबाइट से 4 गीगाबाइट तक होती है। मेमोरी में सूचनाओं को किसी भी स्थान पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब तो बहुत बड़ी आ रही हैं। और रैम की कई प्रकार दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक में अपन कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, बार बार रिफ्रेश करते हैं उनको। और स्टैटिक में क्या होता है, 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं और फ्लिप फ्लॉप का उपयोग सूचनाओं को संग्रहण करने में करते हैं, ठीक है। इसमें मिली सेकेंड के बाद कुछ सूचनाओं को पुनः लिखना पड़ता, नहीं तो क्या नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें सूचनाएं इतनी नष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। और इसकी स्टोर क्षमता कम होती है, इसकी स्टोर क्षमता ज़्यादा होती है। इसकी जो गति होती है ना कम होती है और सस्ते होते हैं, ठीक है। और इनकी क्या गति ज़्यादा होती है और महंगे होते हैं, ठीक है। इस टाइप से अंतर हो जाता है इनमें। रीड ओनली मेमोरी परमानेंट होती है, इसमें कुछ भी लिख दो, ठीक है, पर उसके बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को बंद कर दो, कुछ भी नष्ट नहीं होता है ना। ऑन करते समय प्रोग्राम में स्वतः क्रियान्वयन होने एग्जीक्यूशन अपने आप होने लगता है। ऐसे बायोस वगैरह है ना, वो उसको देखा था अभी। रोम ऐसे प्रोम वगैरह होता है, इसमें जो भी प्रोग्राम खाली होती है मेमोरी, जब एक बार प्रोग्राम लिख दिया जाता है फिर उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं जा सकता है। लेकिन ई प्रोम है, उसको परावैद्युतिक किरणों के द्वारा हटाया जा सकता है। डबल ई प्रोम में विद्युत विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। रजिस्टर होते हैं, एक टाइप से मेमोरी होती है जो कि सीपीयू वगैरह से कनेक्टेड होती है, इसके माध्यम से अपन कर सकते हैं। कैश मेमोरी में देखा था अपन ने, सबसे फास्ट मेमोरी होती है। रैम सीपीयू के मध्य बफर का कार्य करती है, जो डाटा निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखती है और सीपीयू को आवश्यकता पड़ने पर दे देती है। यानी इसका तात्पर्य होता है कि कम समय लगे और फास्ट काम करे। कैश मेमोरी को भी 3 स्तर में बांट देते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर। प्राथमिक सबसे फास्ट होती है, सीपीयू के अंदर ही रहती है, तीव्रतम होती है, ठीक है। द्वितीय मेमोरी ये प्राथमिक तुलना में अधिक विस्तृत होती है, थोड़ा इसकी मेमोरी भी इसकी ज़्यादा होती है, माइक्रो प्रोसेसर में होती है और हाई स्पीड बस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर जोड़ा जाता है। मुख्य मेमोरी सबसे धीमी होती है लेकिन रैम की तुलना में दुगना होती है और इसका आकार भी 1 MB से 8 MB के मध्य होता है। इसके लाभ के बारे में बात करें तो मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत तीव्र होती है और एक्सेस करने में कम समय लगता है, ठीक है। इसमें इस संग्रहित प्रोग्राम को कम समय में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हानियाँ ये कि क्षमता सीमित होती है, महंगी होती है। बायोस को देख लिया कि स्थायी रोम पर, मदरबोर्ड पर स्थायी रोम होते हैं, उसको बायोस कहते हैं। इनका काम पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट होता है ना, तो उसके बाद हार्डवेयर की जांच करता है, कोई गड़बड़ी पाया तो स्क्रीन पर शो कर देता है। और इसके बाद बायोस द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में इसमें डाल लेता है और उसको बूटिंग कह रहे थे। अंतर भी देख लिए थे दोनों टाइप के, है ना। कल से शुरुआत यहाँ से होगी सेकेंडरी मेमोरी वाले पोर्ट से। तो आज जो कुछ भी देखा है बहुत शानदार लग रहा है, ठीक है। और क्या है कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में बाहर जाने वाला है, क्योंकि मैंने ये जो कंटेंट बनाया हुआ बहुत मेहनत करके कई प्रकार के सोर्सों से लेकर के बनाया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको भी देखते हुए बना हुआ है, तो बहुत ही रेयरली कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। और तो प्लीज़ मेरे चैनल एग्ज़ाम अध्ययन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।